Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. आज का टॉपिक है हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग ऑफ वुंड कैसे, हीलिंग ऑफ वुंड और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वुंड हीलिंग में। वुंड हीलिंग मीन्स कैसे आपका जो वुंड है वो हील होगा, ये हम देखेंगे। टाइप्स के वुंड हीलिंग होते हैं, प्राइमरी इंसर्शन होता है और सेकेंडरी इंसर्शन होता है। प्राइमरी इंसर्शन में क्या होता है, जब आपका वुंड क्लीन होगा। क्लीन मीन्स आपका जो इंसीजन, वुंड में इंसीजन लगा है वो एकदम शार्प है, ठीक है, यहाँ पे स्किन लॉस नहीं है, उस लिए प्राइमरी इंटेंशन हम यूज करेंगे। क्लीन होगा, इंसीजन वुंड जो होगा वो नीट क्लीन होगा और उसमें थिन स्कार्स बनेंगे। थिन स्कार्स कब बनते हैं, जब आपका वुंड एकदम क्लीन हो, एकदम शार्प कट लगा हुआ है आपके वुंड में और वुंड फॉर्मेशन हो गया है, तब प्राइमरी इंटेंशन से हम वुंड हीलिंग देखेंगे। अगर आपका स्किन लॉस है या फिर आपके वुंड में से पस डिस्चार्ज हो रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है और अगली स्कार्स हो गए हैं, उस टाइम पे क्या होता है, इन्फेक्टेड, जैसे मैंने बोला डिस्चार्ज पस होगा, स्किन लॉस होगा, उस टाइम पे कौन सा वुंड हीलिंग होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी कब होता है, जब क्लीन कट्स होंगे तब। सेकेंडरी जब स्किन लॉस होगा, डिस्चार्ज होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तब। स्कार्स कैसे फॉर्म होते हैं, प्राइमरी में क्लीन स्कार्स फॉर्म होते हैं, नीट एंड क्लीन थिन स्कार्स। और सेकेंडरी में कैसे स्कार्स फॉर्म होते हैं, अगली स्कार्स फॉर्म होते हैं। अगली स्कार्स मीन्स धब्बे धब्बे जैसा स्कार्स फॉर्मेशन, क्योंकि स्किन लॉस है। स्किन लॉस की वजह से आपका जो वुंड बन गया है, यहाँ पे ऐसे स्किन लॉस हो गया है, ठीक है, तो स्कार्स भी उतने ही फॉर्मेशन होंगे ऐसे ऐसे। अगर कट लगा है तो स्कार सिर्फ सिंपल सा एक लाइन आएगी। अब देखेंगे कंपोनेंट्स, क्या क्या स्टेप्स है वुंड हीलिंग में। तो पहला स्टेप है एपिथेलाइजेशन। मैं एक ट्रिक आप लोग को दूंगी यहाँ पे लर्न करने के लिए कि वुंड हीलिंग में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आप बस ये याद रखिए, C4 ये ट्रिक है, ओके। मेमोनिक C4 मीन्स यहाँ पे फर्स्ट 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप्स में C जो होगा वो होगा सेल माइग्रेशन और सेल मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप में जो C होगा वो वुंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आएगा। थर्ड स्टेप में जो C होगा वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है। पहले में सेल बनेगा, फिर सेकेंड में वुंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन होगा और लास्ट वाला स्कार्स है। स्कार्स के बीच में C आ रहा है, तो लास्ट में क्या बनेगा, स्कार्स फॉर्मेशन, SCARS स्कार्स फॉर्मेशन, ओके। ये ट्रिक है आप लोग के लिए कि आप लोग पेन डेंटिस्ट्री से बहुत इजीली लर्न कर सके हीलिंग ऑफ वुंड। तो पहला स्टेप है एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन में हम क्या देखेंगे, सेल माइग्रेशन हो रहा है। सेल माइग्रेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एपिथेलाइजेशन चाहिए हम लोग को। एपिथेलाइजेशन मीन्स सेल फॉर्मेशन चाहिए, ओके। यहाँ पे सेल फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो सेल माइग्रेट करेंगे, सेल मल्टीप्लाई होंगे, दो चीज होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन मीन्स सेल ट्रैवल करेगा और मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, ओके। किससे होता है सेल माइग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन, मार्जिनल बेसल सेल से। जो आपका ये वुंड है उसके आजू बाजू जो सेल्स हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और वो कोशिश करेंगे आपके स्कार्स को कवर करने के लिए, ओके। आपके वुंड को वो लोग कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। सेल मल्टीप्लाई होंगे, किसके थ्रू होता है ये, मार्जिनल बेसल सेल्स के थ्रू होता है। 48 आवर्स में रीएपिथेलाइजेशन हो जाता है। रीएपिथेलाइजेशन मीन्स जो एपिथेलियल है, एपिथेलियल लेयर है, वो अपने आप को फिर से जनरेट कर लेती है। जब वुंड फॉर्मेशन हुआ था तो एपिथेलियल लेयर डैमेज हो गई थी और उस डैमेज लेयर को 48 आवर्स में रीएपिथेलाइज कर लेता है हमारा हीलिंग ऑफ वुंड प्रोसेस, ठीक है। जब आपके, ये तो बात थी जब आपके इंसीजन जो है वो कट एकदम शार्प लगेगा, जब आपका इंसीजन स्किन लॉस होगा, ठीक है।
जब स्किन लॉस होगा तब क्या होगा, तब वहाँ पे भी एपिथेलाइजेशन होगा और जो सरफेस है स्लोली केराटिनाइज हो जाएगा। ये जो सरफेस है केराटिन लेयर फॉर्म केराटिनाइज हो जाएगा, ठीक है, केराटिन लेयर फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। केराटिन लेयर फॉर्म होने के बाद ये एपिथेलाइजेशन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका स्कार्स मतलब वुंड, जब आपका ऐसा स्किन लॉस ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, जो स्किन अपेंडेजेस होते हैं वो भी हमको हेल्प करते हैं। स्किन अपेंडेजेस मीन्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए या छोटे मोटे जो स्किन में ग्लैंड्स होते हैं और स्किन में जो सेल्स होते हैं वो सब हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, एपिथेलाइजेशन करने के लिए। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, वुंड कॉन्ट्रैक्शन। पहला सी हो गया कंप्लीट, सेकंड सी हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है 4th डे से और कब कंप्लीट होगा, 14th डे पे। ये स्टार्ट होता है 4th डे से, कंप्लीट होगा 14 डेज पे। ओके, क्या होता है इसमें, जो फाइब्रोब्लास्ट, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कौन है, फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट ऐसा एलिमेंट रिलीज करता है मायोफाइब्रोब्लास्ट जो किसके हेल्प करता, किसके लिए हेल्प होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है। ये नेचुरल वे है, जो डिफेक्ट हमारे इसमें हो गया है, जो वुंड में हमारे डिफेक्ट, वुंड फॉर्मेशन हो गया है, जो डिफेक्ट हो गया है, ये नेचुरल वे है इसको रिड्यूस करने का। फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट ये नेचुरली इसे रिड्यूस करते हैं। ओके, वुंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। कहाँ कहाँ पे, जब आपकी स्किन बैक रीजन में होगी या फिर ग्लूटियल रीजन में होगी। और स्लो कब होगा, स्लो तब होगा जब आपका स्किन टीबिया में होगा। फास्ट कब होगा, जब बैक में होगा एंड ग्लूटियल रीजन में होगा। स्लो कब होगा, जब आपका टीबिया में वुंड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड मैल्यूलर सरफेस में। मैल्यूलर सरफेस मैं बताती हूँ आपको, टीबिया बोन है, जब टीबिया बोन में आपको वुंड हो जाएगा टीबिया बोन के ऊपर तो वो स्लो होगा फॉर्मेशन। और मैल्यूलर बोन क्या होता है, ये समझो आपका लेग है। ओके, तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है बाहर के साइड और अंदर के साइड दोनों, उसे हम बोलते हैं मैल्यूलर रीजन। अगर वुंड फॉर्मेशन यहाँ हो गया है तो वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन उसका स्लो होगा थोड़ा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज। ओके, कब स्टार्ट होता है, 4th डे पे, कब कंप्लीट होता है, 14 डे पे। और वुंड कॉन्ट्रैक्शन स्लो तब भी होगा जब आप कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर पेशेंट ले रहा है, उसको केमोथेरेपी चल रही है इसके वजह से, और इरेडिएशन होगा, रेडिएशन अगर वो ले रहा है उसकी वजह से क्या होगा, वुंड कॉन्ट्रैक्शन डिले हो जाएगा। तो ये था सेकेंड स्टेप, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन, फिर वुंड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड स्टेप क्या है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रैन्युलर टिश्यू है हमारे वो फॉर्मेशन होता है। जैसे हम वॉल बनाने के टाइम ब्रिक्स लगाते हैं उसी तरीके से ये जो ग्रैन्युलर टिश्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्ड स्टेप में। ये मेन स्टेप है वुंड हीलिंग का, इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल स्टेप है वुंड हीलिंग का, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमको इंजरी होती है, जैसे कि इंजरी हुई, ठीक है, इस जगह पे, अब यहाँ पे क्या आएंगे, मीडिएटर्स आएंगे इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स आएंगे, कौन, हिस्टामिन आएगा, किसमें से, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, इसमें से। हिस्टामिन क्यों आएगा, हिस्टामिन आएगा क्योंकि ये क्या करता है, कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो सारे सेल्स वहां पे जाएंगे और
जैसे आपको पता है कि नेक्रोसिस जो होता है, डेड टिश्यू होते हैं उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, सेल्स। तो यहाँ पे कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे? मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, कौन ये क्या रिलीज करेंगे? हिस्टामिन। फिर कैपिलरी, जो कैपिलरिटी होगी, जैसे कि ये है, यहाँ पे से ये डायलेशन होगा इसका, ये इसमें से पास हो सके स्केल्स, ऐसा ये डायलेट होंगे, इंक्रीज होगा कैपिलरिटी। ओके, फिर क्या होगा? लेटर क्या होगा? काइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें एक्ट करेंगे, ये केमोटैक्टिक रोल करेंगे। व्हाइट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। जो व्हाइट सेल्स होते हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, उनके लिए केमोटैक्टिक रोल प्ले होगा। कौन करेगा? काइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। 48 आवर्स के बाद क्या होगा? 48 आवर्स के बाद जो PMN सेल्स होते हैं, ये क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे, ये रोल प्ले करेंगे। PNM सेल्स क्या करते हैं? PNM सेल्स कौन होते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, ये लोग क्या करेंगे? डायलेशन, जैसे कैपिलरिटी इंक्रीज हो गई थी, अब क्या होगा? ये सब सेल्स, ये सेल कैसा एक्ट करेंगे? ये सेल ऐसे एक्ट करेंगे, स्कैवेंजर का रोल प्ले करेंगे। स्कैवेंजर्स क्या है कि ये आपका बैक्टीरिया है, ये सेल आएगा यहाँ पे, इसको पूरा कवर करेगा और इसको किल कर देगा। तो ऐसे ही डेड स्किन्स जो होती हैं, नेक्रोटिक टिश्यू होता है, उनको PMN सेल्स आते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आएंगे, उसको कवर करेंगे और उसको किल कर देंगे। ये कब होता है? ये 48 आवर्स में होता है, 48 आवर्स में। ओके, फिर क्या होगा? 3rd और 5th डे पे पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स क्या करेंगे? कम हो जाएंगे, लेकिन मोनोसाइट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। कब होगा? 3rd से 5th डे पे ये जो PNM है वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन कौन बचेगा यहाँ पे एक्सेस में? मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। फिर से मोनोसाइट्स क्या करेंगे? मोनोसाइट्स फिर से क्या? स्कैवेंजर सेल्स का रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, जैसे PMN ने किया था उसी तरीके से 3rd और 5th डे पे, 3rd से 5th डे पे PMN तो कम हो गए, लेकिन और भी है यहाँ पे, कौन है? मोनोसाइट्स, ये इंक्रीज हो जाएंगे और ये स्कैवेंजर सेल्स का रोल प्ले करेंगे। मैंने बोला जैसे कि 3rd और 5th डे पे क्या होगा? मोनोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब 5th और 6th डे पे क्या होगा? जो फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, ये अपीयर हो जाएगा और ये प्रोलिफरेट करेगा और ये क्या देगा? प्रोटोकोलेजिन देगा। प्रोटोकोलेजिन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोलेजिन में। कोलेजिन में कन्वर्ट होने के लिए प्रोटोकोलेजिन को क्या चाहिए? प्रोटोकोलेजिन हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये प्रोटोकोलेजिन अपने आप को कोलेजिन में कन्वर्ट करेगा और ये रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हाइड्रोक्सिलेज है, ऑक्सीजन चाहिए, फेरस आयंस चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड्स चाहिए। ये सब प्रोडक्ट नेसेसरी होते हैं इस 5th to 6th डे में, जब फाइब्रोब्लास्ट अपने आप को कन्वर्ट करता है प्रोटोकोलेजिन और कोलेजिन में। ठीक है, क्या क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन, फेरस आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या होगा? फाइब्रोप्लेजिया और कैपिलरी बर्डिंग, ये क्या फॉर्म करेंगे? ग्रैनुलेशन टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले PMN सेल्स आए, ठीक है, फिर PMN सेल्स ने अपना नंबर इंक्रीज किया और सारे डेड टिश्यू और नेक्रोसिस को हटाया, ठीक है, फिर PMN सेल्स कम हो गए, मोनोसाइट्स ने स्कैवेंजर सेल्स का रोल प्ले किया, उन्होंने एक्सेस जो बचा हुआ था वो हटा दिया,
फिर फाइब्रोब्लास्ट आया, फाइब्रोब्लास्ट ने अपने आप को प्रोटोकोलेजन से कोलेजन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फाइब्रोप्लेजिया और कैपिलरी बडिंग जो होता है, ये क्या करेंगे, ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म करेंगे। ग्रैन्युलेशन टिश्यू कैसे फॉर्म होगा, ये सिक्रीशन होगा ग्राउंड सब्सटेंस का। ग्राउंड सब्सटेंस कौन सा होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे सिक्रीड होगा फाइब्रोब्लास्ट से। ये एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, बेस सब्सटेंस होता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स, ठीक है। ये हेल्प करता है बाइंडिंग में कोलेजन फाइबर्स की। अगर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं वहां पे हीलिंग हो रहा है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, समझो ये कोलेजन फाइबर्स थे, तो इन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग देगा वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड देगा। ये क्या है, प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं। और फिर क्या होगा, वुंड फिल्ड होगा किससे, फाइबर्स से, फाइबर्स प्लस जेल और फ्लूइड से। फाइबर्स कैसे एक्ट करेंगे, जब हम कंक्रीट बेस बनाते हैं, जब वॉल फॉर्मेशन होता है तो आयरन रॉड्स डालेंगे, ठीक है। तो फाइबर्स आयरन रॉड्स का काम करेंगे। जो सीमेंट हम यूज करते हैं ब्रिक्स के बीच में डालने के लिए, वो जेल होगा बॉडी में, वो एक्ट कैसा करेगा, सीमेंट का एक्शन करेगा। और जो वाटर हम यूज करते हैं मिक्स करने के लिए सीमेंट और जो भी मसाला हम बनाते हैं वॉल फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा, वाटर का, फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वुंड में। ये सारे करेंगे, ये सब सारे प्रेजेंट होंगे। ये क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है। जब फाइब्रोब्लास्ट एक दूसरे में ज्वाइंट होते होते एक लेयर बना लेगा बड़ी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ओके। अब फोर्थ है स्कार्स फॉर्मेशन। स्कार्स फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पे फाइब्रोप्लेजिया और कोलेजन इंक्रीज होगा। फाइब्रोप्लेजिया प्लस कोलेजन, यहाँ पे कोलेजन की लेयर्स बनती जाएंगी, ये दोनों इंक्रीज होंगे। वैस्कुलैरिटी जो होती है वो कम होगी, यहाँ पे डीवैस्कुलराइजेशन होगा। एपिथेलियल जो एपिथेलियलाइजेशन है, एपिथेलाइजेशन ये कंटिन्यू रहेगा, ओके, कंटिन्यू रहेगा। वैस्कुलैरिटी कम हो जाएगी, एपिथेलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। और लिम्फेटिक्स प्लस नर्व फाइबर्स ये फॉर्म होंगे। लिम्फेटिक्स की ग्रोथ होगी, नर्व फाइबर्स की ग्रोथ होगी, यहाँ पे रीमॉडलिंग होगा कोलेजन का। और क्या बनेगा, स्कार्स बनेंगे। रीमॉडलिंग होगा, रीमॉडलिंग होगी किसकी, कोलेजन्स की, इसकी रीमॉडलिंग होगी। और यहाँ पर एट लास्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, स्कार्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ वुंड। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं जब ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस फेस होंगे वुंड हीलिंग के अंदर, वो हम देखेंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करेंगे हम जब वुंड हील होगा, ओके। पहला है इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन क्या, जब भी वुंड हील हो रहा है तो बैक्टीरियाज जर्म्स उस पे आके सेटल डाउन होंगे, ये समझिए वुंड है, ओके। तो बैक्टीरियाज वो इसके ऊपर सेटल डाउन होंगे, अगर ये कवर अच्छे से नहीं है तो इसके ऊपर एक इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। ऑलरेडी ये वुंड फॉर्मेशन है, इसके ऊपर और इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा और इस हीलिंग को वो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन में डाला गया है। वो वर्स्ट कर देगा हीलिंग को, हीलिंग प्रोसेस कम कर देगा। अगली स्कार्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। जब आपका वुंड हील हो जाएगा तो उसमें ऐसे स्कार्स फॉर्मेशन हो जाएंगे जो अगली दिखेंगे, उसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन है एक, ओके। किलॉइड और हाइपरट्रोफिक स्कार्स। किलॉइड क्या होता है, किलॉइड में क्या होगा कि इसमें प्रोलिफरेशन हो जाएगा। प्रोलिफरेशन क्या होता है, ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ हो जाएगी किसकी,
इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट विथ इमेच्योर ब्लड वेसल्स। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्लस ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाएंगे जो कि इमेच्योर होंगे। ओके, ये दोनों इमेच्योर हो जाएंगे और ये दोनों ग्रो हो जाएंगे, और ये जो नॉर्मल वुंड हीलिंग प्रोसेस है उसको कम करेंगे, स्लो डाउन करेंगे किलॉइड्स। और हाइपरट्रोफी क्या है? हाइपर मीन्स एक्सेस ग्रोथ, हाइपरट्रोफी मीन्स एक्सेस ग्रोथ ऑफ द सेल। ओके, हाइपरट्रोफी हो जाएगा मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। ओके, अब इसका मैच्योर, ये मैच्योर है, इसका ग्रोथ जो हो जाएगा वो हाइपर, बहुत बड़े बड़े सेल्स की ग्रोथ हो जाएगी, और इसमें स्कार्स हो जाएंगे। इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो मिनिमल होते हैं, मतलब कम होते हैं। तो ये है हाइपरट्रोफिक स्कार्स हो जाएंगे। इंसिजनल हार्निया क्या है? इंसिजनल हार्निया में जब भी आपका कट लगेगा, जब कट लगेगा, कट कहाँ लगेगा? स्टमक में, गट रीजन में आपका अगर कट लगेगा और वो वुंड अच्छी तरह हील नहीं हुआ है तो उसे बोलते हैं इंसिजनल हार्निया। तो वुंड हीलिंग यहाँ पर अच्छे से नहीं हुई है। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन नाम से बोल रहा है, पिगमेंट हो जाएंगे। मार्जिनोलिन्स अल्सर, मार्जिनोलिन अल्सर क्या है? जब आपका स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, जब स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा एग्रेसिव फेज में ग्रो करेगा, जब स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा आपका एग्रेसिव फेज में ग्रो करेगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी अल्सर की, उस अल्सर को बोलते हैं मार्जिनोलिन अल्सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग के लिए? कौन से फैक्टर्स आएंगे इसमें वुंड हीलिंग के लिए? इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और पेंट डेंटिस्ट्री देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं यूज कर रही हूँ ट्रिक्स, टिप्स आपको लर्न करने के लिए इजी मैनर। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग क्या है? एक जर्नलाइज्ड होता है, एक लोकलाइज्ड होता है। जर्नलाइज में क्या होता है? नॉर्मल जो जर्नल्स होते हैं, जर्नल बाद से एज हो गया, डायबिटीज हो गया, इन्फेक्शन, जर्नलाइज इन्फेक्शन हो गया। तो एज में क्या होगा? एज में अगर चिल्ड्रंस होंगे, चिल्ड्रन की इम्यूनिटी फास्ट होती है तो वहां पे हीलिंग फास्टर होगी। ओके, ओल्डर पीपल्स में उनकी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो यहाँ पे एज में क्या होगा? ओल्ड का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होगा कि उनकी वुंड हीलिंग का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। डिबलेटाइजेशन, इसमें क्या होता है? वुंड हीलिंग आपकी माल न्यूट्रिशन की वजह से, डिबलेटाइजेशन मीन्स माल न्यूट्रिशन की वजह से आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ओके, तो इंजरी हुई है, 3/4 मंथ में आपका 3-4 वीक्स लग जाएंगे। अगर पेशेंट को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो उसको 3 से 4 वीक्स लग जाएंगे, जैसे अराउंड 1 मंथ लग जाएगा वुंड हीलिंग के लिए। अगर देखो, वन मंथ लगता नहीं है वुंड हीलिंग के लिए, जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा है वुंड हीलिंग का, वो 14 डेज में, 4 to 14 डेज में पूरा वुंड हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर विटामिन सी की उसको माल न्यूट्रिशन होगा, डेफिशिएंसी होगी, उस टाइम पे 3 से 4 वीक्स, 3 से 4 वीक्स मतलब 4 7 32, अराउंड मंथ के ऊपर जा रहा है। ओके, तो उसके अंदर आपका वुंड हीलिंग 3 से 4 मंथ्स आपका लेगा, यहाँ पे डिबलेटाइजेशन होगा 3 से 4 वीक्स। ओके, यहाँ पे और क्या होगा? विटामिन सी कम होने की वजह से जो सिंथेसिस होती है और मेंटेनेंस होता है कोलेजन फाइबर्स का, ये कम हो जाएगा। अगर डिबलेटाइजेशन में जिंक, आपका जिंक कम है, डेफिशिएंसी है आपको जिंक की, तो इसमें वुंड हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं डायबिटीज की। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटीज पेशेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो एंजियोपैथी, अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ये सब सारे फैक्टर्स मिला के वो वुंड हीलिंग को
डिक्रीज करते हैं। ओके, और हाई ब्लड शुगर, ब्लड का शुगर जब लेवल ब्लड का हाई रहेगा, शुगर ब्लड में उसका हाई रहेगा और इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, तो उसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट में जो होता है वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। अगर जनरलाइज इन्फेक्शन है, जैसे कि पस है बॉडी में, तो पस फॉर्मेशन की वजह से या फिर पस फॉर्मेशन हो गया है वुंड में, तो उसकी वजह से भी जब तक पस पूरा ड्राई नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, तब तक इन्फेक्शन मेंटेन होगा, वहां पे वुंड हीलिंग नहीं होगी। तो जब वुंड हीलिंग चाहिए तो पस आपको पूरा ड्रेन करना है, ड्राई करना है वुंड को। तो ये जर्नलाइज इन्फेक्शन है। जॉन्डिस, जॉन्डिस में, यूरेमिक में, यहाँ पे पुअर वुंड हीलिंग दिखाता है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोब्लास्टिक रिपेयर जो होता है इन दोनों डिजीज में, ये स्लो हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट जो फॉर्मेशन होता है, जो रिपेयर होता है, लेयर टू लेयर फाइबर्स बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बनते हैं, वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए ये दो डिजीज में, जॉन्डिस और यूरेमिक में, आपका वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगी। मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मीन्स अगर मैलिग्नेंसी है, अगर कैंसरस सेल का शो हो रहा है आपको, उस टाइम पे वुंड हीलिंग नहीं होगी, उस टाइम पे प्रोलिफरेशन होगा, सेल टू सेल बनते जाएंगे, एक सेल बना दूसरा सेल बना, यहाँ पे वुंड हीलिंग नहीं, यहाँ पे वुंड फैल जाएगा आपका पूरा पूरा, पूरा आपका फैल जाएगा वुंड। ओके, साइटोटिक ड्रग्स, अगर साइटोटिक ड्रग्स हो ले रहे हैं तो उसके वजह से भी वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। और ये सारे फैक्टर्स हैं, जर्नल फैक्टर्स हैं, जो वुंड हीलिंग स्लो करते हैं। अब है लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स में क्या है? सूचर आपने लगाया, सूचर मटेरियल लगाया, लेकिन छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज है आपके सूचर को डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, जो आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू बना हुआ था, ग्रेनुलेशन जो हुआ था, ग्रेनुलाइजेशन, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे स्लज फॉर्मेशन हो गया है, स्लज। ओके, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, लोकल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम, डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे। कोलेजन सिंथेसिस की होने के बजाय यहाँ पे कोलैनोजेनोलाइसिस हो रहा है। लाइसिस मीन्स कटिंग, लाइसिस मीन्स अब कोलेजन का लाइसिस, ये ब्रेक डाउन हो रहा है लाइसिस का, कोलेजन का। ओके, कोलेजेनोलाइसिस, स्पेलिंग में लिख देती हूँ, कोलेजेनो, कोलेजेनोलाइसिस। ओके, कोलेजेनोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोलेजन का ब्रेक डाउन हो रहा है। इस टाइम पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे कंटामिनेशन एकदम एक्सेस में है। ओके, लोकल इन्फेक्शन में अब क्या करेंगे आप? आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक इमीडिएटली देनी है विद इन 2 आवर्स। 2 आवर्स अगर आप देख रहे हैं ऐसा, तो आपको 2 घंटे में इसको एंटीबायोटिक्स देनी है और ये इसे रोकना है आपको। ठीक है, फिर होगा पुअर ब्लड सप्लाई। अगर वुंड है नी की एरिया में, और टीबिया, जैसे मैंने बोला, टीबिया की एरिया में यहाँ पे स्लो प्रोसेस होता है, यहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस स्लो होता है। तो यहाँ पे क्यों स्लो होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है। जहाँ भी ब्लड सप्लाई कम होगी वहाँ पे ये फैक्टर है, वुंड हीलिंग ये स्लो कर देगा। हेमेटोमा में क्या होगा? हेमेटोमा में ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा अंडर द स्किन। ये मैंने पहले बता के रखा है कि हेमेटोमा अच्छे से आपको दे के रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में। टेंशन, टेंशन यहाँ पे वो सर वाला टेंशन नहीं है, यहाँ पे जब स्किन होगी तो वो एक टेंशन क्रिएट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है। उस अगर वो प्रेशर प्रेजेंट है, अगर स्किन स्ट्रेच्ड है आपकी, तो वुंड हीलिंग नहीं होगी, मतलब स्लो होगी। फॉल्टी टेक्निक, अगर डॉक्टर ने या नर्स ने सूचरिंग या वुंड हीलिंग जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके नहीं किया, वो अच्छे से नहीं किया, अगर टेक्निक वो फॉलो नहीं की ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक मेन होता है। ओके, ऑक्सीजन सबको चाहिए होता है। ऑक्सीजन एनहांस किलिंग प्रॉपर्टी, जो ऑक्सीजन होता है ये इंक्रीज करता है किसकी? किलिंग प्रॉपर्टी, किसकी? मैक्रोफेजेस, एंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ओके, अब मैक्रोफेज जो होंगे यहाँ पे किल हो जाएंगे,
और प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो है फैक्टर्स वुंड हीलिंग के, जो सारे अफेक्ट कर सकते हैं आपके वुंड हीलिंग को स्लो डाउन करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट करिए बेल आइकन, कि आपको आगे भी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि पेन डेंटिस्ट्री ऐसा चैनल है जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है टू लर्न द डेंटिस्ट्री इन अ इजी एंड बेटर मैनर। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि हम कैसे वुंड को, अलग अलग टाइप्स के वुंड को हम कैसे ठीक करेंगे। जैसे अगर वुंड हो गया, अगर अगली वुंड है बहुत, ओके, अगर एक सिंपल इंसिजनल वुंड है, तो टाइप्स ऑफ वुंड के हिसाब से हम कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग पेन डेंटिस्ट्री।